135वें सृजन संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और तमाम हमारे साहित्य के सुधीजन एक बार फिर इस आभासी मंच पर एकत्रित हैं बहुत सारी साहित्य पर चर्चा के लिए। और इस बार की साहित्य चर्चा खास है हमारी दो वजहों से। एक तो ये कि हमने विषय बहुत अनोखा रखा है। अनोखा इन सेंस कि आमतौर पर जब हम मेन स्ट्रीम साहित्य की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अनुवाद पीछे छूट जाता है और हम उसे वो तवज्जो, वो सम्मान नहीं दे पाते जो एक अनुवादक को मिलना चाहिए। तो इस बार हमारी चर्चा जो है वो अनुवाद के अनुभव पर और अनुवाद की चुनौतियों पर होने वाली है। इसलिए ये खास है, और खास इसलिए भी है कि देश के दो जाने माने अनुवादक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। उसमें भी हम देखें तो एक अनूठा सम्मिश्रण है कि अंग्रेजी भाषा से जो खुद एक अनुवाद से जुड़ने वाली बहुत बृहद भाषा है, उससे किस तरह से हिंदी का साहित्य समृद्ध कर रहे हैं उमा शर्मा जी, और किस तरह से अंग्रेजी से बांग्ला, बांग्ला से हिंदी, ये एक अनूठी परंपरा का पालन कर रही हैं हमारे साथ अमृता बेरा जी। तो ये दोनों के अनुवाद को लेकर क्या अनुभव रहे हैं और किस तरह की मुश्किलों का सामना उन्होंने किया और इस पूरे अनुवाद की आवश्यकता उन्होंने क्यों समझी, ऐसी तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये श्रृंखला जो अब 135वें पड़ाव पर है, उस श्रृंखला की शुरुआत करने वाली इस पूरी सृजन संवाद की संरचना को अंजाम देने वाली विजय शर्मा मैम हमारे साथ हैं। और मैं चाहूंगी कि सबसे पहले हमारे तमाम जो अतिथि जुड़े हैं और जो श्रोतागण जुड़े हैं उनका वो स्वागत करें और उसके बाद हम कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। तो मैं आमंत्रित करती हूँ विजय शर्मा। उपस्थित सभी लोगों को, क्योंकि मेरा से बहुत पुराना संबंध रहा है। असल में जब मैंने बीएड ज्वाइन किया तो बीएड में वो पहला साल था, कॉलेज नया नया खुला था और एक्सएलआरए के वातावरण में खुला था, एक्सएलआरए के कैंपस में खुला था। और उन दिनों वहां पर प्रोफेसर्स के रूप में सिर्फ अमेरिकन लोग आते थे और स्टूडेंट के रूप में इंडियन नजर आते थे, लेकिन हिंदी का एक शब्द वहां सुनने को नहीं मिलता। माध्यम से पढ़ के गई थी और बीएड का पहला साल था, तो वहां पर कुछ जो टीचर्स थे, क्योंकि जमशेदपुर में पहली बार खुल रहा था, तो जो एक्सपीरियंस टीचर्स थे और क्रीम ऑफ द टीचर्स थे पूरे शहर की, वो लोग थे, वो भी इंग्लिश मीडियम से आते थे। मेरे जैसे 2-3 स्टूडेंट हम लोग थे। तो जब वहां पर पढ़ाई होती थी तो मैं पूरा जो वो लेक्चर चलता तो उसको फटाफट हिंदी में नोट करती थी। क्लास में और प्रोफेसर्स को बहुत आश्चर्य लगता था, तो मेरा अनुवाद का काम वहीं से शायद शुरू हो गया। बाद में मैंने अनुवाद विधा में ही काम किया, काफी कुछ अनुवाद किया, उसकी चुनौतियों का सामना किया, बहुत तरह तरह। तो एक बात तो मैं कह सकती हूँ कि हर अनुवाद अपने आप में अनूठा होता है, अपने अनुभव लेकर आता है, अपनी चुनौतियां लेकर आता है। ये नहीं कह सकते कि आपने एक कहानी का अनुवाद किया तो दूसरी कहानी के अनुवाद में चुनौतियां नहीं आएंगी, या एक लेख आपने अनुवादित कर तो दूसरे लेख के बाद में आपको कोई परेशानी। हर रचना, जैसे मूल रचना लेखक के सामने, रचनाकार के सामने चुनौती उत्पन्न करती है, ठीक वैसे ही हर रचना जब आप अनुवाद करते हैं तो आपके सामने एक सीना तान के खड़ी होती है कि करो मुझसे मुठभेड़, और अनुवादक उससे भिड़ तरह तरह हैं। खैर, ऐसे हैं। ऑलरेडी नेहा जी ने बता दिया है कि वो लोग कितने जाने माने हैं। मैं उमा शर्मा जी और अमृता बेरा जी, जो आज के हमारे वक्ता हैं, उनका सबसे पहले स्वागत करती हूँ।
साथ ही साथ मैं स्वागत करती हूँ जिन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है, नेहा जी का, जो कि संचालन भी आज करेंगी, उनका भी इस मंच पर स्वागत है। स्ट्रीम यार्ड चूंकि वैभव मणि जी संभाल रहे और वो प्रश्न भी बीच बीच में करेंगे, धन्यवाद भी देंगे, तो उनका भी स्वागत है। गीता जी यहाँ पर दोनों वक्ताओं का विस्तार से परिचय देने के लिए उपस्थित हैं, गीता जी का भी स्वागत है। और कुछ लोग और स्ट्रीम यार्ड से जुड़े हुए हैं लेकिन वो मंच के पीछे हैं, उनका भी स्वागत है। इसके साथ ही जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रीम यार्ड में होता है, सजन समाज फेसबुक लाइव से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे दर्शक और श्रोता हमारे साथ हैं। मैं उन सबका भी स्वागत करूंगी और उनसे ये भी कहूंगी कि वो अपनी टिप्पणियां लिखते जाएं, वो अपने कमेंट्स लिखें, वो अपने प्रश्न लिखें, ताकि हम उनको भी यहाँ पर सम्मिलित कर सकें, वो भी हमारे साथ साझा अनुभव उठा सके, हमें भी पता चले कि कौन कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और जो भी मंच पर है और जो मंच के बाहर है, जो दूर दूर तक जुड़े हुए हैं, आज वैसे विदेशों से भी कई लोग जुड़ने वाले हैं, सभी का मैं एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। और 105 गोष्ठी है, जून से हमारा 14वां आएगा, हम बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। आगे के 2-3 महीनों का कार्यक्रम ऑलरेडी चुका है, तो ये भी एक अच्छी खबर है। सबका स्वागत करते हुए मैं पुनः माइक देती हूँ नेहा तिवारी जी को। नेहा जी। धन्यवाद विजय जी। और निश्चित रूप से हम और उमा शर्मा जी ये चर्चा भी कर रहे थे कि अगर अनुवाद पर किसी को बोलना है तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण नाम जो है वो विजय शर्मा जी का हो सकता था, लेकिन उन्होंने एक अच्छे मेजबान की तरह इस समय परिदृश्य में हाशिए में रहना पसंद किया है और 2 युवा अनुवादकों को एक गार्जियन की तरह आगे किया है ताकि वो अपनी बात अनुवाद पर रख सकें। और जैसा कि विजय जी ने इंगित किया, हमारे साथ गीता दुबे जी हैं जो हमारे दोनों आज के अतिथि वक्ताओं का परिचय आपसे करवाएंगी। यूं तो दोनों ही बहुत जाना माना नाम हैं और उमा जी तो एक कहानीकार के रूप में भी जाने जाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से चूंकि हमारे साथ बहुत सारे युवा साहित्यकार भी जुड़ते हैं या कभी कभी छात्र भी शामिल रहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि एक पुख्ता परिचय हमारे अतिथि वक्ताओं का सामने रखा जाए। मैं बेहद सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ गीता दुबे जी को कि आप आए और हमारे दोनों अतिथि वक्ता का परिचय दें। जी नमस्कार एक बार फिर आप सबों को। मैं पहले उमा शर्मा जी का परिचय देती हूँ। आज मैं की आभारी हूँ जिन्होंने आज मुझे परिचय देने के लिए जिम्मेवारी सौंपी है। तो मैं उमा का परिचय दे, आज एक बार फिर हमें उमा जी को सुनने का अवसर मिला है और इसके पहले भी हमने उमा जी को सुना है, इनकी कहानी कोहरे के बीच को सुना है। स्टीफन स्वाइंग की कहानियों का अनुवाद और उनकी आत्मकथा का अनुवाद, वो गुजरा जमाना के अनुभवों को भी हमने सुना है। तो आज एक बार फिर हमें वह सुअवसर मिला है। उमा शर्मा जी हिंदी साहित्य जगत के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दीघी गांव में इनका जन्म हुआ। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए और जेएनयू से अर्थशास्त्र में एमफिल की डिग्री हासिल की। भविष्य दृष्टा, कारोबार, दुश्मन मेमना उमा शर्मा जी की नायाब कहानियों का संग्रह है। कालजयी लेखक स्टीफन स्वाइंग की आत्मकथा का अनुवाद इन्होंने वो गुजरा जमाना नाम से किया, जो कि हिंदी पाठकों द्वारा काफी पसंद। इसके अलावा उमा जी ने ओवी विजयन, जो कि एक इंडियन लेखक और कार्टूनिस्ट थे, और केन सरोविवा, एक नाइजीरियन लेखक,
की रचनाओं का भी इन्होंने अनुवाद किया है। ओके। उमा शर्मा जी कई पुरस्कार और सम्मान से नवाजे गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं विजय वर्मा कथा सम्मान, इफ्को सम्मान, रमाकांत स्मृति कथा सम्मान, स्पंदन कथा सम्मान, कुमार मित्र स्मृति सम्मान किए गए हैं। तो मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ उमा शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पर। बहुत शुक्रिया। गीता जी, आपसे अनुरोध होगा कि अमृता जी का भी परिचय दे दें, क्योंकि हम सवाल जवाब एक साथ करेंगे दोनों हमारे वक्ताओं से। ओके, ठीक है। तो मैं अमृता बेरा जी का परिचय देने से पहले ये कहूंगी कि यदि आप इनकी कविताएं सुनना चाहते हैं तो आप YouTube पर चले जाइए, वहाँ ये अपनी हिंदी, इंग्लिश और बांग्ला में अपनी कविताएं सुनाती नजर आएंगी और आप उसका लिस्ट ले सकते हैं। अब मैं परिचय करवाती हूँ कि साहित्यकार, कवित्री और अनुवादक अमृता बेरा जी का जन्म कोलकाता में हुआ और इनका निवास स्थान दिल्ली में है। 2009 से अमृता जी हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा में लिख रही हैं और साथ ही साथ अनुवाद भी कर रही हैं। विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं में इनकी रचनाएं एवं अनुवाद प्रकाशित हुई हैं। इसके अलावा इनकी पुस्तक लाइट थ्रू अ लेबिरिंथ प्रकाशित हुई है, जो कि हिंदी से अंग्रेजी में अनुदित कविताओं एवं गजलों का संग्रह है। मासिक पत्रिका हंस में लेखिका तस्लीमा नसरीन के लेखों का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद नियमित रूप से प्रकाशित हुई है। लेखिका तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा का 7वां खंड निर्वासन, जो कि बांग्ला से हिंदी में अनुवाद इनकी प्रकाशित हुई है, और इसके अलावा हार्पर कॉलिंस शब्दों के संग रूबरू, लाइफ एमेजियस सीम्स टू बी इन एक्सेस, द स्मॉल वंडर, शब्द भेदी, भागा हुआ लड़का, सही पते की खोज में, चारुकला भावना इनकी अनुदित रचनाएं हैं। अनुवाद कार्य के लिए अमृता जी को कई सम्मान प्राप्त हैं। डॉक्टर अंजना सहजवाला सम्मान, श्री प्रभात रंजन सरकार स्मृति पुरस्कार, सोनाली घोषाल सारस्वत सम्मान, शब्दावली इंटरनेशनल लिटरेचर एंड अवार्ड्स फेस्टिवल 2023 देहरादून द्वारा पुरस्कार इन्हें प्राप्त है। तो मैं अमृता बेरा जी का भी स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद गीता जी। और अमृता बेरा जी अभी भी कनेक्ट होने और डिसकनेक्ट होने के बीच जूझ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि अब हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर पाएंगे, विशेष रूप से सवाल और जवाब की। और अमृता जी, आप म्यूट पर हैं, आपको माइक ऑन करना होगा अपना। साउंड चला जा रहा है एक्चुअली, ये प्रॉब्लम आ रही है। आवाज आ रही है अभी आपको हमारी? अभी तो आ रही है। जी जी जी, चलिए, थोड़ी भी आई अगर तो ठीक ठाक बातचीत हो जाएगी। हम लोग आज के कार्यक्रम की या सवाल जवाब की मैं कहूँ की शुरुआत करते हैं। और मेरा पहला सवाल जो है वो दोनों ही हमारे आज के अतिथि वक्ताओं से है कि अनुवाद की दुनिया को जिस दृष्टि से देखा जाता है और जिस तरह से, जिस उम्र में आपने उसमें छलांग लगाई है, और उमा जी विशेष रूप से आप जो कि खुद कहानीकार हैं, साहित्यकार हैं, तो फिर ये अनुवाद की दुनिया में आपका आना कैसे हुआ? और अमृता जी, आप कविताएं लिखती रही हैं और आमतौर पे माना जाता है कि जब आप कृतियों की रचना स्वयं करते हैं तो उसको ज्यादा प्रमुखता मिलती है और ये माना जाता है कि आप साहित्यकार हैं, और अनुवादक को हमेशा एक दोयम दर्जा जो है वो साहित्य की दुनिया में दिया गया है। ये जानते हुए भी अनुवाद की दुनिया में आना निश्चित रूप से कोई विशेष कारण रहा होगा, तो हम सबसे पहले उस कारण की पड़ताल आपके माध्यम से करना चाहेंगे कि आपको क्यों महसूस हुआ कि अनुवाद करने की आवश्यकता है और आपने उस दिशा में कदम रखा। सबसे पहले उमा शर्मा जी।
नमस्कार। पहले तो बहुत विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि मैं अनुवाद के क्षेत्र में अपने को एक बहुत अधना सा विद्यार्थी ही महसूस करता हूँ और मैं एक संयोग के तहत ही अनुवाद की दुनिया में आ गया। हुआ यूँ कि मैं 90 के दशक में कहानियाँ लिखने लगा था और तरह-तरह की कहानियों को पढ़ता था। तो ऐसे ही एक रोज़ मैं जब अहमदाबाद में गांधी विद्यापीठ में अपनी लाइब्रेरी में कुछ किताबें तलाश रहा था, तो वहाँ मुझे एक किताब मिली जिसका नाम था एक अनजान औरत का खत, और इसके बारे में मैंने लिखा भी है कि मुझे बड़ी दिलचस्पी हुई कि एक ऐसी किताब है जो एक खत की शक्ल लिए हुए है। क्या खत कोई इतना बड़ा हो सकता है? या तो मुझे उसको पढ़ने की जिज्ञासा हुई। मैंने उस लेखक का नाम नहीं सुना था तब तक, न किसी ने मुझे तब तक सुझाया था। तो जब मैं उस किताब को लेकर आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें वह कहानी तो थी ही, शीर्षक कहानी एक अनजान औरत का खत, उसके अलावा 2 कहानियाँ और थी। तो उन दोनों कहानियों को भी पढ़ने के बाद जैसे मेरा अभी तक का पढ़ा उस पर एक सवाल उठने लगा कि मैं अभी तक क्या पढ़ रहा था। फिर मैं जो अभी तक पढ़ रहा था या जो अभी तक लिख रहा था, उसको एक तरफ करके मैं स्टीफन ज़्विग का बोलते थे, उस किताब का लेखक भी स्टीफन ज़्विग ही था। उसकी मैं दूसरी किताबें भी देखने लगा। दुर्भाग्य से बहुत किताबें हिंदी में अनुदित होकर नहीं आई। तो फिर एक दीवानगी शुरू हुई उन किताबों को हासिल करने की जो अंग्रेजी में ही उपलब्ध थी। कभी एक लाइब्रेरी में एक किताब है, दूसरी लाइब्रेरी में दूसरी किताब है, और ये कई शहरों तक ये सिलसिला चला। ये आया तो फिर दिल्ली में देख रहा हूँ इस लाइब्रेरी में जो भी किताब है तो उनको फिर फोटो कॉपी करने का। उस सिलसिले में जब मैंने उसकी आत्मकथा पढ़ी तब मुझे लगा कि ये तो कैसा लेखक है, तो आत्मकथा में अपनी बात नहीं कर रहा है, और ये किस तरह का लेखक है जो आत्मकथा में दूसरों की बातें करता है, इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है, जबकि इसका लिखा हुआ इतना महत्वपूर्ण मैं पढ़ चुका हूँ और अभी बहुत कुछ पढ़ने को बचा है। ये इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने मन बना लिया, मैंने जैसे संकल्प कर लिया कि ये किताब हिंदी में आनी चाहिए। इसमें हिंदी के प्रति जो मेरा एक लगाव रहा है, जो चाहत थी, कुछ नहीं था। मतलब कहें तो कि एक कम उम्र में जो आप कुछ नादानी भी करते हैं, उसमें कुछ और ना हो, हौसले ही अधिक होते हैं, लेकिन कभी-कभी आप हौसलों की बिना पर भी बहुत कुछ शायद कर जाते हैं। मैं किताब को लेकर आया, फोटोकॉपी कराई और लगातार 3 बार उसका दिया। पूरी किताब जैसे रंग गई, तो मैं हर बार पढ़ता, कभी ऐसा ही नहीं लगता कि मैं उसको दोबारा पढ़ रहा हूँ। ऐसा लगता है कथा, उसके जीवन की कहानी, और पूरे ऐसे आवेश के साथ मुझे अपने साथ लेके चलना चाहती है। फिर मैंने तय किया कि इसको मैं पहले करूँ। आप ये देखें नेहा जी और सभी साथीगण, तब तक मेरी 4-5 कहानियां प्रकाशित थी, लेकिन अभी तक संग्रह नहीं आया। लेकिन 2000 के आसपास मैं उस काम को करने में जुट गया जिसका मुझे कोई अनुभव नहीं था। और फिर मैं, और तब तक न घर में उन दोनों बहुत कंप्यूटरों का चलन था, न कोई तरह के थे कि इस प्रकार। तो मेरे पास घरों में गिफ्ट के तौर पर, पता नहीं क्यों अब तो रिवाज खत्म हो गया, डायरियां दी जाती थी हर साल। जिसमें वैसे तो पहले घरों में फलों और परचूरन का हिसाब लिखा जाता था, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ नहीं लिखा जाता था तो वो खाली पड़ी थी। मेरे पास वो मैंने उन डायरियों का इस्तेमाल किया, पहली ड्राफ्ट ऐसी 5-7 डायरियां लिखा गया। मेरा नौकरी का भी बहुत व्यस्त था, लेखक को अंग्रेजी से ही पढ़ना शुरू किया था, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया और जब अनुवाद करने लगा तो मन में एक ख्याल आया
कि मैं अनुवाद से अनुवाद कर रहा हूँ, तो ऐसा क्यों न करूँ कि मैं उस भाषा को समझूं जो जिसमें ये मूल चीजें रची गई, क्योंकि उसकी मूल भाषा जर्मन थी, स्वाइग जिनको आज हम कहते हैं। तो उसके लिए मैंने अहमदाबाद में थी, तो अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में एक कोर्स होता था जो हर 2-3 महीने बाद चलता था, जर्मन क्लासेस। तो मैं एक छोटी सी भूमिका दे रहा हूँ, जिसमें अगर आप या कुछ साथ में जुड़े प्रश्न करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मैंने वो क्लास ज्वाइन कर ली क्योंकि मैं मूल से पढ़ के अनुवाद करूँगा, लेकिन फिर ये हुआ कि अपनी नौकरी के चलते मैं ये कई क्लासेस में से हुई, फिर आगे बढ़ना कुछ समझना बड़ा मुश्किल हो गया। कुछ चीजें साथ नहीं देती तो कुछ नई तरह से जुड़ जाती है। मेरी क्लासेस छूट गई थी, लेकिन जो हमारी अध्यापिका थी जर्मन की, नीलम नानी वाडेकर, उनसे मेरा एक वार्तालाप होता था, और मैंने उनको बताया कि मैं क्यों ये क्लास तो फिर जहाँ जहाँ अंग्रेजी अनुवाद में जर्मन संदर्भ थे, और ऐसे इस अनुवाद में बहुत सारे शुरुआत में ही गीता की एक कविता से होती है जो अंग्रेजी अनुवाद में जर्मन में रखी गई, उसका अंग्रेजी अनुवाद नहीं किया, वहां से शुरुआत करने की। बीच में बहुत सारे जर्मन शब्द आते हैं, तो उन्होंने नीलम नानी वाडेकर जी ने मुझे मदद की बहुत सारी चीजों को समझने में और बताने में। धीरे धीरे करके वो सिलसिला चला। तो जब एक बार लंबी प्रक्रिया थी, तो 14-15 चैप्टर हैं किताब में, चैप्टर को करने में करीब 1.5-2 महीने तो लगती थे, जबकि मैं रोज उस पर काम करता था, सब कुछ सोच के। नौकरी के भी व्यस्तम दिन थे मेरे, जैसे कह रहा था कभी कभी नादानी और गुस्सा भी बहुत कुछ कराया। तो इस तरह से तो अब एक छोटी सी बात जो मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, बाकी मैं शायद बात न करूँ, कि एक पुस्तक में सहयोग से किताब को टटोलते हुए मुझे एक लेखक मिलता है, और मैं उसके लिए एक जर्मन क्लासेस ज्वाइन करता हूँ। तो वहाँ मुझे जब मैंने नीलम जी को ये कहा कि मैं एक जर्मन लेखक है स्टीफन ज़्विग बात करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे 2 बार पूछा कि कौन, स्टीफन कौन? तो मैंने कहा ज़्विग। बोले इस तरह का तो कोई लेखक नहीं है वहाँ पर। तो फिर मैंने उनको बाकायदा उनकी रोमन की ZWEIG, ओ यू मीन स्वाइग, तो थोड़ा सा उस तरह से नहीं है। तो मैंने कहा अरे नहीं, हम तो इसको ज़्विग बोलते हैं। कि नो वी आर मिस्टेकन, Z मींस S, और वो अल्फाबेट अगर उसके जर्मन के हम समझ लें तो उसमें समझ में आ जाता है कि उच्चारण के स्तर पर शब्दों में बहुत फर्क है। जैसे जो जर्मन का रोमन का जर्मन में S है, वो Z की ध्वनि देता है, और जो Z है वो सा की ध्वनि देता है। इसी तरह से जैसे अल्फाबेट V है जर्मन का, वो फा की ध्वनि देता है, और जो F है वो वा की ध्वनि देता है। जैसे गाड़ी का नाम है वॉक्सवैगन, तो उसको आप V से शुरू होती है। तो ये छोटी छोटी, तब मैंने कहा कि जब मैं अनुवाद का ये काम कर रहा हूँ, तो हम एक गलत लेखक के नाम जो किसी तरह से अभी तक चलाया था, तो उसके साथ तो हमें थोड़ा सा न्याय करना पड़ेगा। ये थोड़ी सी तब तक परंपरा में एक हिमाकत भी थी। जो लेखक का नाम स्थापित है, हमारे कई वरिष्ठ लेखकों ने उसके अनुवाद किए हुए थे, और उसको ज़्विग के रूप में ही उसके साथ फिर मैं ये करना, लेकिन मुझे लगा कि मैंने जो जर्मन भाषा है उनके साथ मिलकर ये मैं पीड़ा उठा रहा हूँ, तो मैं इसके सही उच्चारण पर मुझे तब मैंने इसका नाम रखा पहले से, जिस पर उन दिनों थोड़ा सा सवाल भी मचा, लेकिन शायद उसको बताने का यहाँ जिक्र नहीं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि
एक सुखद संयोग जैसे जीवन में बहुत सारे हमारे साथ निरंतर होते रहते हैं, उसी के तहत ये मेरे साथ हुआ। एक लेखक मेरे जीवन में आया और फिर मैंने उसके अनुवाद की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो पहले ये जो उसकी आत्मकथा थी, पहले उसको किया। फिर मैं उनके जो ठिकाने थे, ठिये ठिकाने थे, जैसे वियना में, साल्ज़बर्ग में या दूसरी जगहों पर, उनको देखने भी गया कि जहाँ पर ये रचनाएँ उसने सृजित की थी। तो उसके बाद फिर एक किताब और लिखी जिसका नाम था अंतरयात्राएँ वाया वियना, जिसमें स्वाइग के ऊपर और उन सारी रचनाओं के ऊपर एक लंबी यात्रा डायरी लिखी। फिर उसके बाद जब ये थोड़ा-सा ये हो गया तो फिर मुझे लगा कि अब उसके बारे में मैंने काफ़ी लिख दिया है, उसकी आत्मकथा भी हो गई है। लेकिन उसका जो सबसे कलात्मक पक्ष निकल कर आता है, उसकी कहानियों में, वो तो अभी नहीं आया है। तो फिर उसकी कहानियों को लेकर, क्योंकि उसकी कहानियाँ लंबी होती हैं तो मैं एक बहुत सख्ती से चयन करके कुछ को ही चुन सकता था। तो उस सख्त चयन के आधार पर मैंने कुछ कहानियों को चुना जिसमें उसकी बहुत मशहूर कहानियाँ भी थीं और कुछ मुश्किल कहानियाँ भी थीं। उनका एक जोड़ तैयार किया और कालजयी कहानी नाम से एक किताब तैयार की। तो एक तरह से ये त्रयी हो गई है। एक उसकी आत्मकथा, फिर उसके ऊपर मेरे लिखी यात्रा डायरी और फिर उसकी कहानियों का एक संकलन इस तरह से तैयार किया। तो स्वाइग के साथ इस तरह से ये मेरा समय बीता है। मेरे ख्याल से मैंने इसमें आपने काफ़ी विस्तार से बता दिया, जो कि नहीं बताना चाहिए था। शायद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं नहीं, बिल्कुल बताना चाहिए था। और काफ़ी आपकी यात्रा तो हमें बिल्कुल समझ में आई, और हम लोगों ने अनुभव और चुनौतियाँ लिखा है, तो ये अनुभव वाली यात्रा तो यहाँ काफ़ी कुछ हमें सुनने को मिली। और अब यही सवाल अमृता बेरा जी से भी है कि वो अनुवाद की दुनिया में कैसे आईं, इससे हमारा परिचय करवाएँ, और अनुवाद को वो किस तरह से देखती हैं, इस पर भी चर्चा करें। नमस्कार, आप सभी का सृजन का धन्यवाद जो उन्होंने, और विजय शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने सोचा कि मैं इस प्रोग्राम में बोल सकती हूँ। मेरी जो अनुवाद की जो प्रक्रिया है बहुत अद्भुत ढंग से हुई, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था। और जैसे आजकल की जनरेशन इतनी कैरियर स्मार्ट होती है, या पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा रहते हैं किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, तो ऐसा मेरे समय में नहीं था, मेरे साथ भी नहीं था। और मेरा कोई ऐसा सोच विचार नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊँगी, मैंने अनुवाद करूँगी। एक्चुअली मैं तो शुरू में गाती थी, मैं इनफैक्ट गज़लें गाती थी। और मैंने एक मैजिकल चीज़ थी मेरे ज़िंदगी में, जो भी कुछ घटा वो अपने आप ही होता गया। मैंने जैसे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, कोई चीज़ आ गई और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। तो इस तरह संगीत मेरे जीवन में आया और मैं गज़ल गायकी में थी और गज़लें गाती थी। तो इस दौरान ये बहुत एक मैजिकल ढंग से मेरे साथ हुआ। मैं कविताएँ पढ़ती थी काफ़ी, और पढ़ने का शौक था, अच्छा लगता था। थोड़ा बहुत अपने मन के भाव तो थोड़ा बहुत लिखती भी थी कविता। तो उस दौरान मैं अचानक ही कहूँगी कि मैं हिंदी की कुछ कविताएँ पढ़ रही थी, तो वो मेरे दिमाग में जैसे अंग्रेज़ी के वर्ड्स आने लग गए। माने अंग्रेज़ी में वो अनुवाद होके मेरे दिमाग में चलने लग गए, और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और मेरे को लगा कि मैं इसको करूँ। तो ऐसे करके पहले एक कविता अनुवाद किया, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरह से एक पांडुलिपि बन गई। और जब वो पांडुलिपि बन गई तो मैं कुछ पब्लिशिंग के बारे में भी नहीं जानती थी, और राइटिंग फील्ड से भी बिल्कुल नहीं जुड़ी हुई थी। बहुत थोड़ा बहुत ही था कार्यक्रमों में जाना, या 2-1
राइटर से जान पहचान, क्योंकि मैं बांग्ला का वो पढ़ती थी तो उसका किताबें ही पढ़ती थी ज़्यादा। तो इस तरह से वो पांडुलिपि बनी। तो फिर मैंने पब्लिशर को भेजा, तो एक पब्लिशर को ऐसे ऑनलाइन देख के, और वो पब्लिश हो गई। और ये जो पब्लिश हो गई, और फिर धीरे धीरे मैं उनका मुझे इतना रस आने लग गया, और मैं कविताएं अनुवाद करना मैंने शुरू किया। तो मैं हिंदी से इंग्लिश में, और जैसे बांग्ला में, और बांग्ला से हिंदी में, इस तरह से मैंने कविताओं का अनुवाद करना शुरू किया। तो पहले मुझे दो भाषाओं के बीच की आवाजाही ये बहुत अच्छी लगती थी, मुझे बहुत अच्छा एक अच्छा लगना फीलिंग था। उतना कोई मतलब उसको मैंने सीरियसली नहीं लिया। पर जैसे जैसे मैं अनुवाद करने लगी, करती गई, तो फिर मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ अच्छा लगना नहीं है, और ये गंभीर काम है। और आपका इससे आप जो भी चीज़ अनुवाद करते हैं, उससे आपकी प्रतिबद्धता, आपके सोचने का नज़रिया, आपका स्टैंड पॉइंट भी आइडेंटिफाई होता है। और फिर मुझे लगा कि जब इतना स्पेशली बांग्ला के साहित्य का, कि बांग्ला के इतने अच्छे चीज़ें हैं, क्या मैं उन्हें हिंदी पाठकों के लिए नहीं ला सकती? तो क्या ये एक मेरा वो नहीं हो सकता कि मैं अच्छी चीजें उस भाषा की इस भाषा में लाऊं, और इस भाषा की उस भाषा में ले जाऊं? तो फिर इससे मेरा फिर माइंड एकदम स्ट्रांग होता गया। और फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अनुवाद ही करना है। और ये एक बहुत ज़रूरी विधा के रूप में भी अब उभर रही है, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अनुवाद के माध्यम से ही कोई किसी भी भाषा का, किसी भी देश का, किसी ग्लोबल लिटरेचर हो, जो भी आप तभी आप उससे गुजर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, या जान सकते हैं अनुवाद के माध्यम से। तो ये मुझे इसकी सीरियसनेस का जब एहसास हुआ, तो फिर मैं और चीज़ों को सीरियसली करती गई। तो इसी दौरान हंस में राजेंद्र यादव जी तब तस्लीमा नसरीन का कॉलम स्टार्ट करना चाहते थे, तो उन्हें किसी बांग्ला भाषी को चाहते थे कि जो हिंदी भी अच्छे से जानता हो। और क्योंकि मैं बचपन से बंगाल से बाहर रही हूँ, तो मैं हिंदी में भी पढ़ाई मेरी हुई है, तो हिंदी भी जानती हूँ। तो इस तरह से फिर मैंने तस्लीमा जी का कॉलम करना शुरू किया। तस्लीमा जी का कॉलम करते करते वो मेरी सीरियसनेस और बढ़ी। फिर धीरे धीरे इसमें मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक पहुँची हूँ। अभी भी लगता है सागर में बूंद बराबर ही काम कर पाई हूँ। लेकिन अब मेरे को यही लगता है जैसे बांग्ला का अग्रणी साहित्य, जो भी उत्कृष्ट साहित्य हो, वो मैं हिंदी पाठकों के लिए ला सकूं, हिंदी का अच्छा काम बांग्ला में पहुंचा सकूं, अंग्रेजी में पहुंचा सकूं। और ये मेरा स्टैंड पॉइंट है, और मैं इसलिए कर रही हूँ। धन्यवाद अमृता जी, और बड़ी सार्थक बात आपने कही। लेकिन कहते कहते जो एक वाक्य आपने कहा, उस पे कहीं मैं अटक गई हूँ, और वो ये है कि अनुवाद ने आपको इस पे भी मदद की है कि आप अपना नजरिया दुनिया के सामने ला सकें। तो मुझे लगता है कि ये एक अनुवाद की दुनिया का एक बड़ा कठिन सा प्रश्न है ये, कि आप उसमें जिनका आप अनुवाद कर रहे हैं, जिनकी रचनाओं का वही आनी चाहिए, या जो अनुवाद कर रहे हैं उनका नजरिया, उनके विचार भी सामने आने चाहिए। तो ये शायद एक चुनौती रहती है अपने आप को सामने लाने की, या अपने आप को छिपाने की, मैं नहीं जानती। ये जो अनुवाद कर रहे हैं वो विशेष रूप से बता सकेंगे। तो उमा जी, मेरा सवाल यही है जी मैम। नजरिए का जो पॉइंट है वो मैंने कहा कि आप उस साहित्य को सिलेक्शन में, आप किस चीज को आप अनुवाद के जरिए, उससे आपका स्टैंड पॉइंट भी बनता है, और उससे आपका नजरिया बनता है।
क्या सेलेक्ट करते हैं अनुवाद के लिए? बहुत खूब, बहुत सधा हुआ जवाब अमृता जी का आया है कि आप निश्चित रूप से विश्व साहित्य में इतनी सारी चीजें हैं, मगर क्यों उमा जी ने स्टीफन स्वाइन को चुना है और आपने क्यों बांग्ला का या तस्लीमा नसरीन के साहित्य को चुना है, वो निश्चित रूप से आपके अपने नजरिए को, आपके अपने विचार को सामने लाता है। तो अगला सवाल, चूंकि हमारे इस पूरे गोष्ठी का विषय ही है अनुभव और चुनौतियां। नेहा मैम, आपको बीच में रोक रहे हैं। जी। कुछ कमेंट्स आए हैं, मैं चाह रहा था कि मैं उन कमेंट्स को भी पढ़ देता। जी बहुत सारे लोग हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। और आप सवाल भी रखें, क्योंकि आप सवाल भी रखना चाह रहे थे। मैं सवाल बाद में रखूंगा, पहले कमेंट्स में ले लेता हूँ कि एक तो कांजी पटेल जी का कमेंट आया है कि नमस्कार उमा जी एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स। फिर इंद्रजीत सिंह जी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विजय शर्मा जी, उमा शर्मा जी, अमृता जी, डॉक्टर नेहा तिवारी जी को सादर नमस्कार, स्वागत, हार्दिक शुभकामनाएं। प्रमोद बरनवाल जी हैं, सभी को नमस्कार, उनकी टिप्पणी है। इंद्रजीत सिंह जी की दूसरी टिप्पणी है, उमा जी ने बहुत सुंदर अनुवाद किए हैं, उनका कथा साहित्य मौलिक सृजन में बहुत अच्छा काम है। अमृता जी और उमा जी दोनों बड़े रचनाकारों को के साथ अनुवादक के रूप में बहुत बड़ी पहचान बनाई है। अच्छा, ईशु नांगिया जी की टिप्पणी है कि अनुवाद करने में अमृता का जवाब नहीं, दोज़ख पढ़ के अमृता का कायल हुआ मैं, कभी अपना गाया गाना रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दें तो क्या ही अच्छा। ईशु नांगिया जी की एक और टिप्पणी है कि अफसोस है उमा जी को नहीं सुन पाया, देरी से ज्वाइन हो पाया। ईशु जी, आपकी समस्या का समाधान मैं कर देता हूं कि अभी तो बातचीत शुरू हुई है, अभी हम लोग कई सारे सवाल उमा सर से पूछने वाले हैं, तो आप आगे वाले सवाल जरूर उनके जवाब सुन पाएंगे। प्रमोद बर्नवाल जी की टिप्पणी है कि उमा शर्मा और अमृता बेड़ा को सुनना अच्छा प्रेरक अनुभव है। संजीव पटेल जी की टिप्पणी है कि अच्छा अनुवाद करने के लिए मूल जर्मन भाषा को जानना उमा जी का अत्यंत प्रशस्य कार्य है। अनुवाद कोई सामान्य कार्य नहीं है, गंभीर कार्य है। यह समझकर अनुवाद करना बहुत बड़ी बात है। आज के समय में अनुवाद सृजनशाही है और होना भी चाहिए। आनंद, अभिनंदन आपका। एक टिप्पणी जो तमाम सारी आई और अभी जो बात हो रही थी, इसमें अनुवाद के लिए मूल भाषा की जानकारी की जहाँ तक बात है, तो मैं ये सवाल उमा शर्मा सर साहब से पूछना चाहूँगा कि आपने मूल जर्मन भाषा सीखी और जर्मन भाषा सीखने के बाद आपने अनुवाद करना शुरू किया और अनुवाद किया। बहुत सारा अनुवाद आज की तारीख में चलन में है, जिसमें बाकायदा किताबों में लिखा होता है कि अंग्रेजी से अनुदित, या मान लीजिए कि रूसी कथा साहित्य है या फ्रेंच है या स्पेनिश है, और उसके अंग्रेजी अनुवाद को अनुवादक हिंदी में या क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कर रहे हैं और वो अनुवाद पब्लिश होते हैं। तो एक पाठक के तौर पर ऐसे अनुवादों पे क्या भरोसा करना चाहिए? जी, अभी जवाब दें इनका या उसके बाद करना नेहा जी? जी, आप उमा जी जवाब दे सकते हैं, उनका सवाल अनुवाद से ही जुड़ा हुआ है कि जी। जी, ये बड़ा एक शाश्वत प्रश्न है, क्योंकि हम कितनी मूल भाषाओं तक पहुंच सकते हैं, हमारी इतनी स्थिति नहीं होती। हम स्पेनिश नहीं जानते, हम बहुत सारी दूसरी भाषाएं, रूसी नहीं जानते, तो जो हमें सामने आ जाता है हम उसका आनंद उठाते हैं। और ये एक भरोसा भी रहता है कि उन लोगों ने एक आत्मीय ढंग से काम किया होगा तो अच्छा ही होगा। और कभी कभी या अक्सर वो रचना इतनी सशक्त होती है, जैसे रूसियन दिग्गजों के अनुवाद हमारे तक आए, तो हमने कभी, या जैसे बंगाली लेखक हैं शरद टैगोर, कभी हमने विमल मित्र, कभी हमको लगा ही नहीं कि ये दूसरी भाषाओं के लेखक है, और ये हमने उनको एक हिंदी भाषाओं के लेखक की तरह उनका लुत्फ उठाया। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कभी हमें अगर उस भाषा को जानने का मौका मिलता है तो ये एक अतिरिक्त योग्यता तो बनती है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि एक भाषा कुछ हद तक एक पूरा एक सांस्कृतिक परिवेश भी लेकर चलती है। तो जैसे जर्मन को आप देखें तो
जर्मन में बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जैसे संबोधन की प्रति हैं, जो उसमें औपचारिक संबोधन के कुछ शब्द हैं और अनौपचारिक के लिए भी जो दूसरे, उसमें संबंधों को लेकर कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो दूसरी भाषाओं में नहीं आते। तो जब आप उसकी जानकारी आपको मिल जाती है कि जर्मन भाषा में लोग किस तरह का आचरण करते हैं, जब मेल मिलाप होता है तो उनके बीच में कैसी घटनाएं होती हैं, तो उसके साथ हर किसी भाषा की तरह एक सांस्कृतिक वातावरण भी बनता चला आता है। तो जब आपको ये पता चल जाता है तो उससे एक किंचित बेहतरी तो आती ही है। तो जैसे मैंने जर्मन भाषा को सीखने की कोशिश अधिक की, मैं अधिक सीख नहीं पाया, लेकिन हाँ, उतनी वाकफियत हो गई थी कि मैं जब जर्मन संदर्भ आते थे तो उनको मैं समझ सकता था थोड़े बहुत, लेकिन मेरे पास इतनी दक्षता फिर भी नहीं आई थी कि मैं मूल जर्मन से अनुवाद कर सकूं। तो हमको सिर्फ पहले तो उसको समझना चाहिए। सौभाग्य से ये हमारे जो बड़े लेखक हैं दुनिया के जो रहे हैं, और यूरोप के खास तौर से, ये अनुवाद एक बहुत बड़े उद्योग की तरह काम करता रहा है। और ये लेखक ऐसे थे कि जैसे मैं स्टीफन zweig के संदर्भ में आपको बताऊं कि जब ये एक किताब इनकी किसी वर्ष आती थी तो उसी वर्ष या उस वर्ष के अंत तक लगभग विश्व की करीब 40-50 भाषाओं में वो किताब और आ जाती थी। मतलब वो जर्मन में लिखी किताब अंग्रेजी में भी आ रही है, इटालियन में आ रही है, फ्रेंच में आ रही है, रशियन में आ रही है, स्पेनिश में आ रही है, यहाँ तक कि उसके ब्रेल के संस्करण भी होते थे। कि तो ये लेखक की लोकप्रियता का भी एक मापदंड था। लेकिन मैंने जब लगातार इनके अंग्रेजी अनुवादों को पढ़ा तो वहां देखा मैंने कि एक लेखक द्वय थे, सीडर एंड एडन पॉल। उन्होंने लगभग इनकी सब किताबों का, जो उनकी कहानियां हैं, जो उपन्यास है और जो उन्होंने जो जीवनियां लिखी हैं, लगभग हर बार वो वहां पर जैसे तैयार रहते थे, जैसे उन्होंने इन दोनों लोगों ने अपना जीवन एक समर्पित कर रखा था कि इस लेखक का कुछ भी होगा तो जैसे हमारी जिम्मेदारी है। और वास्तव में इतना वो प्रवाहमान भाषा में किया हुआ अनुवाद है कि अनुवाद लगता ही नहीं। और मुझे भी ये महसूस होता है कि किसी भी अनुवाद की जैसे अंतिम कसौटी या पहली कसौटी यही है कि वो अनुवाद नहीं लगे। मतलब जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं जब अनुवाद करता हूँ तो किसी को ये भ्रम ना रहे कि इसका अंग्रेजी में क्या बना होगा। कई बार हम जैसे एक कमतर अनुवाद से हमको कुछ दूसरी भाषा की या खासतौर से अंग्रेजी की बू आने लगती है। जैसे पिछले दिनों में अगर थोड़ा सा विचलन करूं तो चेखव की एक कहानी पढ़ रहा था, उस पर मुझे कुछ बात करनी थी। एक जगह ग्रीफ नाम की कहानी है जो दुख नाम से बहुत मशहूर कहानी है, जहाँ एक कोचवान जिसका बेटा मर गया है और वो किसी को बता नहीं पा रहा है कि अपना दुख किससे साझा करे। तो वो बैठा हुआ उदास है, तो कोई सवारी आती है, तो फिर वो उसको कहना चाहता है कि मेरा बेटा मर गया। तो उस वाक्य जो उन्होंने हमारे हिंदी अनुवादक ने लिखा था वो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। आप जाने मेरे बेटे का निधन हो गया। तो मुझे एकदम उसमें बू आई कि यू नो माय सन हैज डाइड। तो ये आप जाने, क्योंकि हिंदी भाषा का जो मुहावरा है उसमें ये नहीं पड़ता। तो आपको मुझे वो 2-3 बार उस कहानी में, जबकि वो मुश्किल से 3 या 4 पेज की कहानी होगी, वो आप जाने जब मुझे लगा तो फिर मुझे लगा कि ये तो इस तरह से अनुवाद नहीं होने चाहिए। तो वो उनसे आप बचते हैं। तो जो हमें किसी भी भाषा से हम करें, लेकिन हमें एक सांस्कृतिक परिवेश अपनी भाषा का ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हम अनुवाद अपनी भाषा में कर रहे हैं, हम किसी और के लिए नहीं कर रहे। हम उससे उस भाषा में जो रचा गया है उसकी आत्मा को अपनी भाषा में रूपांतरित कर रहे हैं। तो उस भाषा का जब हमें कुछ और पता लग जाता है या उसके सांस्कृतिक परिवेश या उसके कभी ऐतिहासिक परिवेश हमारे हाथ लग जाते हैं,
तो उसमें किंचित बर्तरी तो होती ही है, मुझे तो हमेशा ऐसा लगा। तो अगर कुछ और बात होगी तो इस पर हम और बात कर लेंगे। नेहा जी। जी, अमृता जी भी अगर इसी सवाल के संदर्भ में अगर आगे अपनी बात रखना चाहें तो। उमा जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और इस सिलसिले में मैं अमेरिकन ट्रांसलेटर एडिथ ग्रॉसमैन की बात अनुवाद के बारे में कहना चाहती हूँ कि वो कहती हैं कि अनुवादकों के अनुभव में अद्वितीय बात ये है कि हम न केवल मूल भाषा के श्रोता हैं, हम मन के कानों से लेखक की आवाज सुनते हैं, और हम अनुवादित टेक्स्ट के वक्ता हैं, जो हमने सुना है उसे दोहराते हैं दूसरी भाषा में, एक ऐसी भाषा जिसकी अपनी साहित्यिक परंपरा, अपनी सांस्कृतिक समृद्धि, अपनी स्वयं की शब्दावली, वाक्य विन्यास, अपना ऐतिहासिक अनुभव है। और हम जानते हैं कि इन सभी को उतने ही सम्मान, आदर और प्रशंसा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए जितना हम मूल लेखक की भाषा में पाते हैं। तो यही बात है कि जब हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हम जिस भाषा में ला रहे हैं उस भाषा का सांस्कृतिक परिवेश, उस भाषा के मुहावरे, इन सब का तो आपको पहले ही ध्यान रखना होगा। ये सबसे जरूरी चीज है। जैसे मैं सिर्फ अपना ही अनुभव शेयर कर सकती हूँ कि जैसे मैं जब अनुवाद करती हूँ तो पहले मैं पूरे टेक्स्ट को पढ़ के ये देखती हूँ। जैसे मैंने दोज़ख-नामा जो उपन्यास अनुवाद किया, उसमें जो 2 कैरेक्टर्स हैं वो गालिब और मंटो हैं। अब गालिब और मंटो के कैरेक्टर्स जो भाषा वो बोलेंगे, हाँ, अब वो मेरे को हिंदी में लाना है, तो मैं उसको किस तरह से ट्रीट करूंगी कि मुझे ये इस पर वर्क करना होगा कि गालिब ने अगर ये लाइन कही होगी तो कैसे कही होगी। उसी तरह से बांग्ला के, जैसे मैं बांग्ला के दलित लेखक है मनोरंजन व्यापारी, वो उनकी आत्मकथात्मक उपन्यास का अनुवाद मैंने किया है, 2 खंड में अब आया है। अब उनका पूरा सब कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग सेटिंग का है। अब वो बांग्लादेश से आए रिफ्यूजीज हैं, तो उनकी बोलचाल की भाषा कैसी होगी। तो अब मैं जब उनकी बोलचाल की भाषा को उनके हिसाब से मुझे अनुवाद करना होगा, और जो आसपास का परिवेश है उसको अपने आप साहित्यिक भाषा में चाहे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर जो कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं और वो क्या किस भाषा में बात करते हैं, ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत मतलब इनके साथ कई बार स्ट्रगल भी करना पड़ता है, क्योंकि आपको डिसाइड करना पड़ता है आप कैसे आप इसको प्लेस करेंगे। तो कई बार तो लेखकों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है अनुवादकों को, शॉर्ट में कहूँ तो। नहीं, बहुत सही बात है। और किसी ने बहुत अच्छी टिप्पणी की भी कि अनुवाद जो है वो सृजन से कम नहीं है। तो निश्चित रूप से अगर ये सारी प्रक्रियाओं से आप गुजरते हैं तो ये सारी सृजन यात्रा ही है। इसी से जोड़कर मेरा सवाल है कि बहुत बार ऐसा होता होगा कि कुछ शब्दों के मायने जो है, अर्थ आप देखें कि किसी भाषा में, स्पेशली ये अमृता जी से मेरा सवाल है क्योंकि बांग्ला में भी संस्कृत के बहुत शब्द हैं, हिंदी में भी संस्कृत के शब्द आते हैं, लेकिन भाषाओं का अपना चलन होता है और उस पता नहीं सांस्कृतिक मर्यादा में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भाषा का अर्थ भी, उन शब्दों का अर्थ भी कभी कभी बदल जाता है, या दोनों समुदायों के लिए, दोनों भाषा को बोलने वालों के लिए अलग अलग हो जाता है। तो क्या कभी इस तरह के भी परेशानी का सामना आपको करना पड़ा है कि आपने जब एक पैरेलल, समानांतर एक शब्द की तलाश की है
तो आपको मुश्किलें आई हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर आप उसको किस तरह से आप फिर शब्द का चुनाव करती हैं? देखिए, बांग्ला और हिंदी काफी सिस्टरली लैंग्वेज हैं, क्योंकि इसमें हिंदी इनमें तत्सम शब्द काफी ज्यादा है, तो बहुत मेरे को स्ट्रगल उससे ज्यादा इंग्लिश में अनुवाद करने, और कई बार जैसे हमारी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय कई बार फुटनोट भी देना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हमारे परंपरा की हैं, हमारे संस्कृति की हैं, बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे नुआंसेस हैं जो आप इंग्लिश में स्पेशली और कविता के अनुवाद करते समय बहुत इसमें प्रॉब्लम आती है। और हिंदी से बांग्ला या बांग्ला से हिंदी कहूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं आती है, पर अगर आती है तो बहुत अच्छा होता है कि अगर आप उन राइटर का काम कर रहे हैं जो हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, और आप डिक्शनरी तो खैर कंसल्ट कर ही सकते हैं, पर आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। पर एक छोटी सी एक बात बताती हूँ कि जैसे मैं मनोरंजन व्यापारी जो दलित राइटर है बांग्ला के, तो वो बेसिकली बांग्लादेश के रिफ्यूजीज हैं जो इस पारा बंगाल में है। तो उनके टेक्स्ट में एक है कि वो अपने टेक्स्ट में लिखते हैं बांग्ला में कि আমরা बेबाक सबाई मिलमिश होइया थाकते पारतो। तो अब वो बेबाक एक वर्ड आया। बेबाक तो आप हिंदी में जानते ही हैं, बेबाकी से बोला बेबाक, ये तो अब मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। ऑल्दो सेंटेंस से कई बार समझ में आ जाता है, लेकिन टू बी प्रिसाइज तो फिर वो बेबाक क्या आता है? बेबाक मिलमिश मतलब मिलजुल कर। तो फिर उनसे मैंने पूछा, तो वो बांग्लादेश में भी बरिशाल एरिया के, तो बरिशाल एरिया की भाषा है, तो उसमें बेबाक मतलब सब। अब आप ये सोच ही नहीं सकते कि बेबाक का मीनिंग सब होगा, तो अगर सब मिलजुल के रह सकते थे, तो वो बांग्ला में था बेबाक मिलमिश होइया थाकते पारतो। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें आती रहती हैं, तो वो सॉल्व हो जाती हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा मुश्किल होता है कई बार। जी, बड़ी रोचक बात बताई आपने। और आज ही मैं एक अभी जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कोलकाता के ही मृण्मय प्रमाणिक, उनकी भी ये टिप्पणी इसी तरह की पढ़ रही थी कि अनुभव एक शब्द है, और हम सारे लोग सोचते हैं कि अनुभव का मायने है एक्सपीरियंस। हम सारे लोग अनुवाद उसी तरह से करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बांग्ला में उसका मतलब होता है कि हाउ यू फील इट, तो आप कैसा महसूस करते हैं। तो ये संस्कृत का शब्द है, और जो चलन में है, प्रचलन में है, बावजूद इसके भी वो जब दूसरी भाषा में जाता है तो जैसे एक शब्द भयंकर, अब बांग्ला में भयंकर सुंदर, अब भयंकर और सुंदर आप हिंदी में नहीं बोलेंगे कि वो भयंकर सुंदर। तो ऐसे ऐसी चीजें की। जी। उमा जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल आपसे है कि आप तो विदेशी भाषा से अनुवाद कर रहे हैं, वहां पर तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कई बार बदल जाते हैं, कई बार माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस होते हैं, कल्चरल रेफरेंसेस होते हैं, रिलीजियस रेफरेंसेस होते हैं। तो उनका जब आप अनुवाद कर रहे होते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और फिर उनका ट्रांसलेशन किस तरह से किया जाता है? इस पर आप अगर टिप्पणी करें तो। ये सवाल जो वैभव जी ने किया था उसी से जुड़ा हुआ मैं सोचता हूँ कि ये जो सांस्कृतिक परिवेश है, जब आप उसकी एक तह तक जाते हैं तो थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है। देखिए, एक भाषा से दूसरी भाषा में पुल बनाना आसान तो नहीं होता। जैसे कभी ये हो कि एवरी रोमियो हैड ए जूलियट, उसको तो आप कह देंगे कि हर रांझे को एक हीर मयस्सर थी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, सीधे सीधे मुहावरे नहीं मिल पाते हैं। तो फिर दूसरी बात यह है कि जैसे हमारी भाषा में, जैसे हम
ये बहुत क्रियात्मक भाषा है। यहाँ पर हम बात कहते हुए चलते हैं, उस पर जोर अधिक रहता है। ऐसे बहुत कम लेखक हैं जहाँ पर जो बात कैसे कही गई है उस पर बहुत कम जोर होता है। और जो हमारे ये उस्ताद लेखक हैं, खासतौर से यूरोप के, उसमें जो हो रहा है वो बहुत कम है, लेकिन जो कैसे हो रहा है उसको इस तरह से कहना कि वो पाठक को भी बांधे रखे और वो उस पाठ के लिए भी जरूरी हो, ये बहुत बड़ी कला है। क्योंकि कथानक तो एक सीधा चलता है, रचा जाता है, उसको तो बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसके रास्ते में आप जो जो खंडहर आते हैं उनको कैसे बुनते हैं, उनके उसके बीच में जो मनुष्य की उलझने हैं, उसके जो आवेग हैं, उसके जो मरुस्थल हैं, उसके जो आत्मसंघर्ष हैं, उसकी जो उत्तेजना है, उसके जो स्वप्न हैं, वो भी साथ-साथ चलते हैं। कोई घटना हुई, वो उसको कई तरह से प्रभावित करती है, वह उसके संबंधों को ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगती है। तो जब इन चीज़ों पर जाते हैं तो एक भाषा अलग तरह से चुनौती के रूप में आती है। जैसे मैं कहूँ कि हम लोग जैसे एक छोटे से उदाहरण के तौर पर, जैसे हम कहेंगे कि वो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन अगर कोई कहे कि इट इज सो एस्थेटिकली ब्यूटीफुल, तो एस्थेटिकली ब्यूटीफुल को हमने एक साथ जोड़ के नहीं देखा। हमने एस्थेटिक्स को देखा, हमने ब्यूटीफुल को भी देखा। तो वहां पर आप अटक जाते हैं कि इसने ब्यूटीफुल के साथ एस्थेटिकली को जो जोड़ा है, इसके तात्पर्य क्या है और इसको मैं अपनी जुबान में कैसे उतार सकता हूँ। तो वहां पर आप बहुत देर तक फिर ठहरते हैं। मैं नहीं समझता इसकी कोई तैयार उत्तर होते हैं, लेकिन हर अनुवादक उसको अपनी तरह से उतारता है अपने भीतर। जैसे उसके संदर्भ किस चीज के बारे में कह रहा है, वो किसी कमरे के साज सज्जा के बारे में कह रहा है, या किसी स्त्री के बारे में कह रहा है, या किसी प्राकृतिक दृश्य के बारे में कह रहा है, ये सब पर भी निर्भर करेगा। लेकिन जहां एक बार ये मेरे सामने आया तो वो रिल्के की कविताओं के बारे में था। तो जब इसका संदर्भ में जब देख रहा था तो वो ऐसी सौंदर्यगत खूबसूरती फिर मुझे उसके लिए थोड़ा सा उचित लगा। और यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि विदेशी मिथकों को जानना उतना ही जरूरी है जितना अपने मिथकों को जानना। जैसे मैं कोई अनुवाद देख रहा था, तो पहले अनुवाद में जैसे कोई कहे कि मैं आई एम रीडिंग द बुक ऑफ जॉब, तो पहले तो वो जॉब को मैं पहले तो एक नौकरी और उसके संदर्भ में देखता हूँ, अगर मुझे उसकी बिब्लिकल संदर्भ उसके नहीं पता है तो। और ये ऐसी गलती हमारे बहुत सारे अनुवादक नादानी में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाइबल की कुछ चीजों की या बड़ी बड़ी कथाओं का पता है, तो फिर आपको जो कि पूरे संदर्भ सामने निकल कर आ जाएंगे, तो उतनी सहूलियत। जैसे एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ। जैसे उसमें कहा कि ही लाइक्ड रॉक एंड मोजार्ट, तो यहाँ ऑब्वियसली अगर आपको संगीत का संदर्भ नहीं मालूम है तो आप रॉक को पत्थर के रूप में अनुवाद करने लग जाएंगे, जो हमारे कई अनुवादक हिंदी में कर भी देते हैं। तो इन चीजों के बारे में जो पूरी एक सांस्कृतिक संदर्भ है उसको बहुत समझने की जरूरत होती है। और ये सांस्कृतिक संदर्भ न सिर्फ उसके परदेशी जो भाषा के, बल्कि अपनी भाषा के भी, क्योंकि अंततः तो वो वहां पर ही ठहरानी है आपको। वो जो परिवेश बाहर का है वो तो अपना काम कर चुका है। अब आपको अपनी भाषा में अपने पाठकों के लिए और अपने लिए उसको यहाँ पर उतारना है। तो फिर उसको तो आप समेट लाए, जैसे अब इसका जैसे अपने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इसका जैसे संवर्धन करना है, वो एक बड़ी प्रक्रिया है, मेरे बड़ी उलझी हुई, जटिल और तड़पाने वाली कुछ हद तक, क्योंकि शब्द और संदर्भ
ऐसे सहजता से नहीं उपलब्ध होते। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि अनुवाद के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर कोई चीज, वो जो अपनी भाषा का तो जो मुहावरा है वो है ही, वो है धैर्य और लगन। बिना धैर्य और लगन के आप अच्छा अनुवाद शायद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मुझे ये पता है कि जब मैं अनुवाद कर रहा था तो कभी ऐसा भी हुआ कि पूरे दिन तात्पर्य मतलब मैं कहता हूँ 7-8 घंटे मेज कुर्सी पर बैठने के बाद अब मैं ये किसी जतलाने के लिए या महानता के आगोश में नहीं था, बता रहा था कि कितना मुश्किल होता था कि आप 8 घंटे में पता लगा कि एक पैरा भी नहीं कर पाए, मतलब इतना ज्यादा था। मुझे याद है वो पेरिस का चैप्टर में जब पहला पैरा ही जब मैं लिखा था तो उसमें पूरे वक्त लगा रहा, तो गर्मी के दिन थे वो, और वहां पर मैं अपनी बालकनी में बैठा जहाँ पर मेरी बेच हुआ करती थी, मैं अपने से संघर्ष करता कि इसको कैसे लाऊं। लेकिन वही है धैर्य, और उसमें लगन से जब आप किसी से बहुत प्यार करते हुए अपनी भाषा में जिसको उतारने का बीजा लाते हैं, तब शायद कुछ बात बन जाती। और एक बार में तो कुछ भी नहीं होता, तो फिर आप जब एक बार में जब एक छोटा सा ढांचा सा जब खड़ा हो जाता है, फिर आपको जैसे थोड़ी सी पांव रखने की जमीन मिल जाती है, फिर उस पर बार बार काम करना वो एक चुनौती होती है। लेकिन तब तक आपका पसीने निकलने वाला जो अवस्था है वो जा चुकी होती है, लेकिन एक नई चुनौती होती है कि वहां देखो, वहां उसको जैसे उस मूल भाषा के साथ जैसे एक बार आपने अपनी आत्मा पहले वहां सुपुर्द कर दी और उसको यहाँ पर अब उतारना है, तो यहाँ पर फिर आपने आंख बंद करके उसके भीतर की जो तन्मयता है, जो उसके भीतर की साइलेंस है, जो उसके भीतर की कहीं से ज्यादा अनकही है, उसको समेटने की कोशिश होती है कि क्या है जो अभी मेरी भाषा में छूट रहा है, क्या है। जैसे पिछली बार जब मैंने यहाँ इस मंच पर बात की थी तो मुझे याद है मैंने वो स्टीफन स्वाइग का जो सुसाइड नोट था उसको पढ़ा था, और उस पर मैंने घंटों काम किया होगा। लेकिन जब मैंने और पहला संस्करण के बाद भी जब दूसरा संस्करण आया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक दो शब्द ऐसे है इसमें मामूली परिवर्तन की जरूरत है, इसमें वो बात उस तरह से नहीं आई जैसे मूल में कही गई थी, या मूल से मेरा मतलब अंग्रेजी की। तो ये है दोनों के सांस्कृतिक संदर्भों की जानकारी शायद जैसे अपरिहार्य है किसी अच्छे बात की। जी, अमृता जी के लिए विजय शर्मा मैम की तरफ से एक बड़ा रोचक सा सवाल आया है कि तस्लीमा नसरीन की बांग्ला में और मनोरंजन व्यापारी की बांग्ला में आपको किस प्रकार का अंतर महसूस हुआ? तस्लीमा नसरीन की बांग्ला जो एक अर्बन पर्सन की बांग्ला है वैसी, और इनका कहूँ मनोरंजन व्यापारी का, तो वो एक तो जिन्होंने पढ़ना लिखना ही नहीं सीखा था, 23 साल की उम्र में जिसने जेल में पहला अक्षर लिखना सीखा, तो उनकी भाषा जो है उनके संघर्षों से अर्जित की हुई भाषा है। और तस्लीमा जी की भाषा तो एक वही जैसे मैं कह रही हूँ अर्बन बांग्लादेशी बांग्ला की भाषा, मतलब इस पार के बांग्ला उस पार के बांग्ला में भी काफी फर्क होता है, तो फर्क रहता है। तो तस्लीमा जी की तो वो भी देखिए उनकी भी लाइफ स्ट्रगल की है, पर वो उनकी भाषा रिफाइंड है, उनकी भाषा वो है
अर्बन है, उनकी भाषा में वो पंच है जो और जब मनोरंजन व्यापारी लिख रहे हैं तो एक तो उनका वो स्ट्रेट नैरेटिव है जो है उनके संघर्षों से उन्होंने अर्जित की है वो भाषा। तो ये डिफरेंस है और उनकी भाषा नेचुरली एकदम स्ट्रेट नैरेटिव है। उसमें बहुत सारी चीजें, मतलब आप अगर कहें कि पॉलिश्ड और बहुत सुनंदन भाषा है, नांदनिक भाषा है, वैसी नहीं है, और जबकि उसमें ऐसी भाषा है। ये दोनों का फर्क है जी। और निश्चित रूप से अनुवाद करते समय भी इन तथ्यों का ध्यान रखना होगा। हाँ, जैसे हमारी तस्लीमा जी का अगर मैं अनुवाद कर रही हूँ तो मुझे उनका एक और एस्पेक्ट ध्यान बहुत रखना पड़ता है कि वो हमेशा से भाषा के लिए बहुत ज्यादा बांग्ला भाषा के लिए, इसीलिए वो स्वीडन के सिटीजन होते हुए भी, ग्रीन कार्ड होल्डर होते हुए भी तमाम देशों में रह सकती हैं, लेकिन उन्होंने पहले बंगाल को चुना। जब बंगाल में नहीं रह सकती है तो भी उन्होंने ऐसे शहर, ऐसे परिवेश को चुना जो बांग्ला का हो, और वो हमेशा उनके लेखन में भी उसमें उर्दू टच बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल शुद्ध बांग्ला में लिखती हैं, और वही वो बांग्ला से इतना प्यार करती हैं। तो जब मैं उनका अनुवाद करती हूँ तो उनके अनुवाद में मुझे वो टच, वो फील रखने की मैं कोशिश करती हूँ। जैसे हिंदी में भी वो एक फील आए कि वो बांग्ला भाषी हैं, बिकॉज शी इज सो प्राउड ऑफ बांग्ला भाषा, और उसी में बांग्ला में ही रहना चाहती हूँ, वो बांग्ला में ही लिखती हैं, उसमें कोई उर्दू के मिश्रण नहीं होता है या और कुछ नहीं। तो इस चीज का मुझे खास ध्यान रखना होता है जब मैं उनका करती हूँ अनुवाद। और मनोरंजन व्यापारी का तो वो सिंपल स्ट्रेट नैरेटिव है, स्ट्रेट सिंपल बांग्ला लिखते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत बांग्लादेशियों के बरिशाल एरिया के कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं, तो उनके भाषा में ये चीज है। हमारी सृजन संवाद की एक सदस्य है मंजुला जी, और उनकी तरफ से एक सवाल आया है और संक्षिप्त में मैं जवाब चाहूंगी, एक घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है हम लोगों का। उन्होंने पूछा है कि एक कॉन्सेप्ट जिस पर हम हमेशा बात करते हैं कि जब एक भाषा से दूसरी भाषा में चीजों का अनुवाद किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक लॉस इन ट्रांसलेशन, ये एक टर्म आता है कि कहीं ना कहीं हम अनुवाद की प्रक्रिया में कुछ चीजों को खो देते हैं। उन्होंने इसके इतर ये पूछा है कि क्या ऐसा भी होता है कभी कि अनुवाद के माध्यम से हम कुछ चीजों को हासिल कर लेते हैं, कुछ चीजों को पा लेते हैं, तो गेन इन ट्रांसलेशन भी क्या होता है? उमा जी, आपकी टिप्पणी। नहीं, मैं सोचता हूँ कि गेन इन ट्रांसलेशन पर्याप्त होगा अगर हम जो मूल कृति है उसकी आत्मा को अपने चयनित भाषा में उतार सके, तो वही पर्याप्त उसका गेन है। वहां हमको इतनी छूट नहीं है और ना होनी चाहिए। जैसे कई बार ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कई बार जैसे बड़े लेखकों को जैसे अनुदित करते समय, खासतौर से जब इनका जो नैरेटिव स्ट्रक्चर जिन लोगों का बड़ा होता है, आपको ये लगता है कि ये बात को इतना फैला क्यों रहा है, जबकि वो हो सकता है अपनी बात के जो अलग अलग शेड्स हैं उनकी तरफ पाठक को ले जा रहा है। वो बात जो कही गई है बहुत सीधी नहीं है, जो उसके कैरेक्टर के द्वंद हैं जैसे उनके बारे में बात कर रहा है, तो वो ऐसे सीधे साधे द्वंद नहीं है जिन पर वो वाक्य लिख सके। वो बार बार उसके द्वंद और अंतर्द्वंद जो लगातार ऊपर नीचे होते हैं उनको वो कर रहा है। तो कई बार हमको ये लगता है कि ये इसके लिए इसने इतना लंबा क्यों फैला हुआ है। तो कई बार, और मुझे ऐसे अनुवादक हिंदी में कुछ एक तो निश्चित रूप से मेरे सामने पेश हुए हैं, मतलब मैंने उनको पढ़ा है कि जब मैंने उनको मूल से मिलाया तो पता लगा कि उन्होंने जो
मूल पैराग्राफ था, मान लीजिए 12-15 वाक्यों का, उसको 4-5 वाक्यों में हिंदी में समेट दिया कि जैसे उसका सार संदर्भ इतना है बस। ये हमको उस तरह से वो छूट नहीं है। हमें या तो कोई कृति अनुवाद की योग्य है या नहीं है। अगर वो है तो फिर हम अपनी उस निष्ठा को बीच-बीच में प्रश्नांकित ना करें तो अच्छा है। हमको वो जो दिया है, जो उसके संदर्भ है, गेन इन ट्रांसलेशन इस तरह से है कि जैसे मान लीजिए कोई कृति 50 साल 100 वर्ष पुरानी है, तो उसमें जैसे आप कुछ पात्र टिप्पणियां जोड़ सकें, उनके इस तरह से बढ़ा सकें। तो वो जो चीज जैसे मान लीजिए यूरोपीय भाषा के पाठकों के लिए लिखी गई थी और अब 100 वर्ष बाद आप उसको किसी जैसे भारतीय भाषा में अनुवाद कर रहे हैं, तो उसके संदर्भ कुछ पुराने पड़ गए, तो जो बात कही जा रही है वो तो बात वही रहेगी, लेकिन जो उसके संदर्भ हैं उनको आप अपनी बात टिप्पणियों से बता सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज है उसके साथ तो छेड़छाड़ नहीं करनी। जैसे मैं कहूँ कि ये जब मैं बहुत दूसरा जमाना कर रहा था, और ये गूगल से पहले की बात है, तो इस पुस्तक में आप देखें करीब 300 से ज्यादा पाठ टिप्पणियां जो पूरे किताब में फैली हुई है, और बहुत सारे एनसाइक्लोपीडिया की मदद से उस तरह से किया गया। तो आप उस कृति की जो आपकी निष्ठा है, मतलब ये इस तरह से है कि आप जिस ईश्वर में भरोसा कर रहे हैं, आप ईश्वर को और बड़ा करना चाहते हैं, तो वो तो जो ईश्वर है आपके सामने, वो तो उस तरह से उसको आप कितना बड़ा करेंगे। तो आप उसको ये तो हिमाकत ही होगी। हाँ, आप उसके कुछ दूसरी पक्षों को स्तर पर रेखांकित करना चाहिए। जी विजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं उमा जी की बात में ही जी आपकी बात में मैं थोड़ा सा जोड़ना चाह रही हूँ जी। हाँ, कि वो 12-15 वाक्यों को मैंने ऐसे देखा है कि कुछ कठिन वाक्यों को गायब ही कर देते हैं हिंदी में, और वो बहुत प्रतिष्ठित हिंदी के अनुवादक भी हैं, ऐसा भी मैंने देखा है। ओके, मैं जस्ट जोड़ना चाह रही थी कि ऐसा भी लोग करते हैं कि न सिर्फ संक्षिप्तीकरण करते हैं, बल्कि कुछ वाक्यों को कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जी, आखिरी सवाल एक ले लेते हैं और फिर मैं वैभव जी से अनुरोध करूंगी धन्यवाद ज्ञापन के लिए, या हमारे और अगर सदस्यों के कोई सवाल हो तो हम वो ले सकेंगे। अमृता जी, जिस तरह से AI आ रहा है और गूगल ट्रांसलेशन भी आया है, तो इस आधुनिक दौर में ये क्या सहायक होने वाले हैं या ये प्रतिस्पर्धी होने वाले हैं? इनको किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए, क्योंकि अनुवाद तो अब बहुत ज्यादा गूगल के माध्यम से हो रहा है, जो कि साहित्यिक अनुवाद नहीं है निश्चित रूप से, लेकिन साहित्य में क्या इसकी एंट्री हो सकती है और क्या ये एक नए किस्म के भविष्य की रचना इनके माध्यम से हो सकती है? इस पर आप अपनी टिप्पणी दें। इसमें मैं एक एग्जाम्पल ये दे सकती हूँ कि अगर आप गूगल में एक लाइन है, लाइक अ घोस्ट राइटर द ट्रांसलेटर मस्ट स्लिप ऑन अ सेकंड स्किन, ये एक लाइन है, लाइक अ घोस्ट राइटर द ट्रांसलेटर मस्ट स्लिप ऑन अ सेकंड स्किन। अगर आप इसको गूगल में अनुवाद करेंगे तो वो आता है, भूत लेखक की तरह अनुवादक को दूसरी त्वचा पर फिसलना चाहिए। यही आपको वो कर देता नहीं। ये कितनी बड़ी कोई बड़ी चुनौती बन के आएगी सामने भविष्य में, इसका नहीं कह सकती हूँ, पर फिलहाल मुझे तो लगता है कि जो साहित्यिक अनुवाद अगर हम मशीनों से करें तो उसका हश्र बहुत कुछ ऐसा ही होगा। तो हमें अपने टूल्स, अपने नॉलेज, अपना स्टाइल और अपनी समझ और अपना पढ़ना लिखना, तो सबको इतना इतना ज्यादा अप टू डेट रखना होगा कि
क्योंकि हम इस पे नहीं भरोसा कर सकते हैं फिलहाल, तो भविष्य का मुझे नहीं पता। और अभी तो प्रतिस्पर्धा के रूप में मुझे नहीं लगता। साहित्यिक अनुवाद के बारे में कह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब वैभव जी को आमंत्रित करूंगी, वैभव मणि त्रिपाठी जी, हमारे सज्जन संवाद के वरिष्ठ सदस्य, कि आप आए और हमारे अतिथि वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापन करें, क्योंकि अनुवाद की दुनिया की जिस तरह से आज उन्होंने हमें सैर कराई है, जिस तरह की समझ दी है, निश्चित रूप से वो सराहनीय है। तो वैभव जी। धन्यवाद नेहा जी। आज का जो ये पूरा कार्यक्रम था अनुवाद का, सामान्य तौर पर जब हम लोग अनुवादों की बात करते हैं और कभी किसी अनुवादक से बातचीत करने का मौका मिलता है, तो हम लोग के पास 5-6 बड़े साधारण और या ये कहे बहुत जनरल सवाल होते हैं। कि पहला वो ये होता है कि अनुवादक की पसंद क्या होती है, कि वो अर्थानुवाद करेंगे या भावानुवाद करेंगे। एक सवाल अनुवादकों के साथ बहुत कॉमन होता है कि आपने जिनका भी अनुवाद किया है, जिनकी कहानियों का, जिनके उपन्यासों का, कविताओं का, उनसे अनुमति कैसे प्राप्त की, अनुमति प्राप्त करना जरूरी होता है या नहीं जरूरी होता है। तो ये बहुत सामान्य तौर पर इन्हीं सवालों के साथ अनुवादकों के बातचीतों के सत्र हम लोगों ने देखे हैं। आज कार्यक्रम थोड़ा अलग रहा। नेहा जी के पास एकदम अलग सवाल थे। सामान्य तौर पर वो सारे सवाल बातचीत की परिधि से गायब रहते हैं। और जो हमारे दोनों अतिथि आज के कार्यक्रम के हैं, इन्होंने भी अपनी ओर से मैं लगातार सुनते हुए देख रहा था कि अपने अनुभवों और अपने भावों पर जो सारी बातचीत रखी अपने अनुभवों से, और जो उन्होंने अपना काम किया था अपने तजुर्बे से, बहुत सारी बातें उन्होंने हम लोगों के साथ शेयर की। तो इसका फायदा ये हुआ कि एक श्रोता के रूप में जो भी बातें सुनने को मिली, सब पहली बार सुनने को मिली। कोई ऐसी बात नहीं यहाँ कही गई थी कि जो दोहराई गई हो, या जिन बातों को हम बार बार सुन चुके हों। और बीच बीच में विजय मैम भी अच्छे सवाल पूछ रही थी। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा विजय मैम को कि हर बार एक नए विषय के साथ आना ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। कि आप अतिथियों का चयन और अतिथियों से समय लेना, फिर विषय का चयन ऐसा कि कुछ नई बात निकले। जो आदमी अपना 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटे का समय सृजन संवाद के कार्यक्रम को दे रहा है, उसको 1 घंटे के बाद ये लगे कि मैं यहाँ से कुछ समृद्ध होके जा रहा हूँ। ये मैम को इसके लिए विशेष धन्यवाद है। साथ में नेहा जी आपका धन्यवाद कि आपने बहुत अलग तरह के सवाल पूछे। गीता दुबे मैम का धन्यवाद कि बहुत संक्षिप्त में लेकिन बहुत सारगर्भित परिचय इन्होंने हमारे दोनों अतिथियों का दिया। जिन लोगों ने भी इस परिचय को सुना है वो ये जान रहे हैं कि बहुत कम समय में लगभग सारी महत्वपूर्ण बातें गीता मैम ने अपने परिचय में जोड़ ली। और हमारे जो दोनों अतिथि हैं, अमृता बेड़ा मैम और उमा शर्मा साहब, आप दोनों लोगों को हम लोग अलग अलग मंचों पर ऑनलाइन ऑफलाइन सुनते आए हैं, देखते आए हैं। कहानी पाठ आपका सुना है उमा शर्मा साहब, और आपके कुछ अनुवाद पढ़े भी हैं। तस्लीमा नसरीन को पढ़ा है। तो तस्लीमा नसरीन को पढ़ने का मतलब है कि अमृता बेड़ा जी के भी अनुवाद से 2-4 हुए हैं हम लोग। तो मेरा आप दोनों को विशेष धन्यवाद है कि आप लोग जो जैसा अमृता जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि सामान्य तौर पर एक अनुवाद के चयन से खुद अपनी भी एक स्टैंड का पता चलता है। तो निश्चित तौर पर जो ये साहित्य में जो स्टैंड लेने का एक मादा है, वो आप लोगों के रचनाओं के चयन से पता चलता है कि किस तरीके से आप लोग मानवता के साथ खड़े हैं, किस तरीके से आप लोग जो है अपने अनुवादों के माध्यम से उन चीज़ों को सामने ला रहे हैं जिससे कि हिंदी भाषा और हिंदी भाषा में पढ़ने वाले लोग व्यक्तिगत तौर पर बहुत समृद्ध हो रहे हैं। आप दोनों लोग का विशेष धन्यवाद है। उमा शर्मा साहब आपका भी और अमृता बेरा जी आपका भी। साथ ही मैं यहाँ कुछ और लोग हैं जो हमारे देखने सुनने वाले हैं, सवाल करने वाले हैं, टिप्पणियाँ करने वाले हैं। उन सभी लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने कार्यक्रम में अपनी शिरकत से कार्यक्रम को समय समय पर जो है आगे पुश किया है।
इसके अलावा कल के अखबारों में जो सृजन संवाद की सुर्खियां बनेंगी, उसके लिए सारे पत्रकार बंधु और जो मीडिया हाउसेस हैं उनका विशेष धन्यवाद कि सृजन संवाद की गतिविधियों की खबर वो सब तक पहुंचा रहे हैं अपने माध्यम से। और इसी के साथ मुझे लगता है कि अब एक धन्यवाद पूरी सृजन संवाद की टीम का भी होना चाहिए कि पूरी टीम जुड़ी हुई थी, पीछे पीछे से सवाल जवाब आ रहे थे, बातचीत हो रही थी, टिप्पणियां आ रही थी। एक नाम मैं और लेना चाहूँगा, फेसबुक पे वो है नहीं, लेकिन हम लोग के साथ स्ट्रीम यार्ड में मंजुला मुरारी जी हैं, वो बैक स्टेज जुड़ी हुई थी और काफ़ी सारी टेक्निकल एडवाइस वो बीच बीच में दे रही थी कि साउंड आ रहा है, माइक म्यूट करना होगा। तो मंजुला मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम समाप्त करने के लिए आप विजय शर्मा मैम से अनुमति चाहेंगे? एक और धन्यवाद मैं दे दूं, हमारा पोस्टर बनता है और अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल तन्मय सोलंकी वो हमारा पोस्टर बनाते हैं, जो कि नेहा जी के स्टूडेंट में, तो उनको भी हमारा धन्यवाद जाता है। और नेहा जी, आप समाप्ति कीजिए। जी, निश्चित रूप से बातचीत इतनी रोचक थी कि समाप्ति की ओर जाने का मन तो नहीं है, लेकिन समय की अपनी बाधाएं हैं और हम सारे लोग जानते हैं कि उस समय सीमा में रहकर ही हमें कार्य करना है। तो निश्चित रूप से उमा जी और अमृत बेरा जी ने आज हमें इस साहित्य के संसार के जो हमारे अनुभव हैं उनको समृद्ध किया है, तो उनको धन्यवाद देते हुए और फिर से 136वें सृजन संवाद के लिए सबको आमंत्रित करते हुए हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। सभी को शुभ रात्रि। एक बात मैं कहना चाहूंगा, वैभव जी को भी धन्यवाद। एक आखिरी टिप्पणी में लेना चाहूंगा। हालांकि कार्यक्रम औपचारिक रूप से समाप्त हो गया है, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, तो मुझे लगा कि मुझे इसको भी शामिल करना चाहिए। उनकी टिप्पणी है कि मूल लेखक की भूमिका देवकी जैसी और अनुवादक की भूमिका यशोदा जैसी होती है। सुंदर बात कही। तो आज का हम लोग स्ट्रीम यहाँ एंड करते हैं। धन्यवाद।